हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एमएस साइंस एकेडमी। मैं हूं मीनू श्रीवास्तव और आज हम डिस्कस करेंगे हमारे पास यूनिट 3 का जो टॉपिक है, दैट इज स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी, क्लासिफिकेशन, रिप्रोडक्शन एंड कल्टीवेशन ऑफ वायरस। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है इसके अंदर हम ये सारी चीजें स्टडी करेंगे, इनकी मॉर्फोलॉजी के बारे में, क्लासिफिकेशन के बारे में, रिप्रोडक्शन और उसके कल्टीवेशन के बारे में। ठीक है, तो फटाफट से विदाउट वेस्टिंग टाइम हम फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो वायरस है वो क्या है? ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट है। ठीक है, हम जानते हैं कि ये जो है कंपल्सरीली ये इसको एक लिविंग होस्ट बॉडी चाहिए। इसके अंदर डीएनए या आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल होता है और प्रोटेक्टिव कवरिंग एक इसके अंदर होती है जो कि इस जेनेटिक मटेरियल को सराउंड करती है। जनरली ये देखा गया है कि जो वायरस बहुत स्मॉल पार्टिकल्स हैं और लार्जेस्ट वायरस जो है उसको मैक्सिमम साइज जो देखी गई है वो 300 नैनोमीटर है और जो स्मॉलेस्ट है वो 20 नैनोमीटर के आसपास है। ठीक है, वायरस के अंदर जो है प्रोटीन का कैप्सिड होता है और इसके अंदर कुछ वायरसेस के अंदर लिपिड का एनवेलप भी होता है, यानी कैप्सिड के ऊपर भी एक एनवेलप होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम जो है ये बात कर लेते हैं कि क्या क्या इसकी चीज अंदर होती है। जैसे आउटर इसके अंदर कैप्सिड है। ठीक है, आउटर स्ट्रक्चर जो होता है वायरस का, इट रेफर्ड एज अ कैप्सिड। ठीक, और कैप्सिड जो होता है वो प्रोटीन का बना होता है और कैप्सिड की जो प्रोटीन यूनिट्स उनको कैप्सोमियर कहते हैं। कैप्सिड जो होता है वो न्यूक्लिक एसिड को बाउंड करके रखता है और कई बार कैप्सिड जो होता है न्यूक्लिक एसिड के साथ भी प्रेजेंट होता है, जिसे हम जिन दोनों को मिला के हम न्यूक्लियोकैप्सिड भी कहते हैं। ठीक है, जो वायरस का जो न्यूक्लियोकैप्सिड है उसके अंदर बेसिकली 3 सिमेट्रीज होती हैं, क्यूबिकल, हेलिकल, यहाँ पर 2 लिखी हुई हैं, लेकिन एक और सिमेट्री होती है जो कि एक कॉम्प्लेक्स सिमेट्री होती है जिसके अंदर ना बेसिकली वो क्यूबिकल होता है ना हेलिकल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले क्यूबिकल सिमेट्री की। क्यूबिकल सिमेट्री जो होती है यानी कि हेलिकल यानी कि आइकोसोहेड्रल, क्यूबिकल सिमेट्री को हम एक और नाम बोलते हैं आइकोसोहेड्रल। ठीक है, इसके अंदर जो है ये जो न्यूक्लिक एसिड है उसका अरेंजमेंट, उसके ऊपर जो एनवेलप है, सॉरी जो कैप्सिड है उसके अंदर किस तरीके का अरेंजमेंट होगा? क्यूबिकल अरेंजमेंट होगा। एक आइकोसोहेड्रन टाइप का रहता है, जनरली एक पॉलीगोन ही है जिसके अंदर 12 वर्टिसेस और 20 फेस होते हैं, यानी साइड्स होती है। अब हर एक फेस को अगर हम प्रॉपर तरीके से देखें तो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल की तरह हमें दिखाई देता है, जैसे यहाँ पर ये हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल की तरह हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब जो है 2 टाइप्स ऑफ द कैप्सोमियर्स आर प्रेजेंट इन द आइकोसोहेड्रल। अब कौन कौन से कैप्सोमियर्स होते हैं? एक तो पेंटागन और एक हेक्सागन, यानी कि जो अगर वो सारी यूनिट्स मिलके 5 एंगल्स बना रही है तो पेंटागन और 6 बना रही है तो हेक्सागन हम इसको बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो पेंटागन होता है, दे आर द पेंटागोनल कैप्सोमियर एट द वर्टिसेस ऑफ पेंटागन एंड द हेक्सागोनल कैप्सोमियर्स मेकिंग द फेसेट ऑफ हेक्सागन। ठीक है, तो जनरली पेंटागन या हेक्सागन किसी भी उसमें भी हो सकता है, लेकिन जनरली देखा गया है कि किसी भी आइकोसोहेड्रल सिमेट्री में 12 पेंटागन है, लेकिन हेक्सागन्स की जो नंबर्स हैं वो वेरी कर सकते हैं। जैसे यहाँ एडिनो वायरस है, उसमें बताया गया है कि 240 हेक्सागन्स हैं उसकी सिमेट्री में। ठीक है, ऐसे ही वायरस के अंदर जो आइकोसोहेड्रल, ये बताया गया है कि एग्जाम्पल ऑफ वायरस विद आइकोसोहेड्रल सिमेट्री ऑफ द कैप्सिड आर एडिनो वायरस एंड हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस। तो ये बताया गया है कि हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस और एडिनो वायरसेस के अंदर जो है यहाँ पर जो सिमेट्री है वो आइकोसोहेड्रल है। नाउ कम टू द हेलिकल। हेलिकल के अंदर जो वर्ड बता रहा है कि ये इस तरीके से हेलिकल स्ट्रक्चर लिए हुए है, तो यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड और जो कैप्सोमियर है वो हेलिकली एक दूसरे में कॉइल्ड है। ये देखिए, ये जैसे आपको ये स्ट्रक्चर दिख भी रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये हेलिकली कॉइल्ड है। ठीक है, लेंथ ऑफ द हेलिकल वायरल न्यूक्लियोकैप्सिड इज डिटरमाइंड बाय द लेंथ ऑफ न्यूक्लिक एसिड। अब कितना लेंथ का हेलिकल होगा ये डिपेंड करेगा कि कितना उसका लेंथ है न्यूक्लिक एसिड का। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पर जो है हेलिकली एक दूसरे में गुथे हुए रहते हैं। इसका एग्जाम्पल है जैसे टोबैको मोज़ेक वायरस। ठीक है, तो टोबैको मोज़ेक वायरस इसका एक अच्छा एग्जाम्पल बनता है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद है कॉम्प्लेक्स सिमेट्री। कॉम्प्लेक्स सिमेट्री जो होती है इट इज ऑल्सो रेफर्ड एज द अनडिफाइंड सिमेट्री। मतलब आप ना तो इसे पूरी तरीके से क्यूबिकल बोल रहे हैं, ना तो पूरी तरीके से हेलिकल बोल पा रहे हैं। This arrangement does not fit into the either helical or cubical symmetry.
इट हैज द फीचर ऑफ बोथ क्यूबिकल एंड हेलिकल, मतलब कि वायरस का कुछ पार्ट क्यूबिकल दिखाई देता है और कुछ पार्ट हेलिकल दिखाई देता है। तो वहां पर जो होगा हमारे पास जो है, इसे कॉम्प्लेक्स सिमेट्री बोलते हैं। इसमें एग्जाम्पल है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, दैट इज द पॉक्स वायरस। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एनवेलप की। एनवेलप एक्चुअली होता है जो कैप्सिड के भी बाहर होता है। वायरसेस के अंदर जो कैप्सिड होता है उसके बाहर, द कैप्सिड ऑफ द कैप्सिड ऑफ सम वायरस आर सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन कॉल्ड एनवेलप, यानी कैप्सिड के बाहर जो एक मेम्ब्रेन होती है जिसे एनवेलप बोलते हैं। ठीक है, और ये जनरली जो है द वायरल एनवेलप आर डिराइव्ड फ्रॉम द सेलुलर मेम्ब्रेन ऑफ द होस्ट, यानी कि जो होस्ट में से, जो होस्ट की बॉडी में से ये उस एनवेलप को जनरेट करवाते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर जो है द एनवेलप आल्सो कंटेन प्रोटीन रेफर्ड एज ए मैट्रिक्स प्रोटीन, और जनरली इसके अंदर ये जो एनवेलप होते हैं ये प्रोटीन्स के बने होते हैं। और एनवेलप प्रोटीन्स ऐसे स्पाइक की फॉर्म में, इस यानी कि अगर हम एनवेलप प्रोटीन्स को देखें तो इस तरीके से स्पाइक की फॉर्म में हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, इसीलिए हम इन्हें स्पाइक प्रोटीन्स भी कहते हैं। ठीक है, और ये जो स्पाइक प्रोटीन्स होते हैं ये प्रॉपर अटैचमेंट देते हैं किसी भी वायरस को प्रॉपर सेल से अटैच होने में। अब जरूरी नहीं है कि ये एनवेलप प्रेजेंट हो ही सही, वायरस में एनवेलप हो भी सकता है। अगर वायरस में एनवेलप है तो उसे हम एनवेलप्ड वायरस कहेंगे, और अगर एनवेलप नहीं है तो नॉन एनवेलप्ड वायरस कहेंगे। एनवेलप वायरस जो होता है वो, हमने कहा है कि जो एनवेलप है वो होस्ट सेल मेम्ब्रेन से डिराइव हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर जो इस एनवेलप की जो यूनिट्स हैं उसको हम पेप्लोमर्स बोलते हैं। ये देखिए, द प्रोटीन सब यूनिट्स में बी प्रेजेंट एज ए प्रोजेक्टिंग स्पाइस ऑन द सरफेस ऑफ द एनवेलप, दे आर कॉल्ड द पेप्लोमर्स, उन्हें हम पेप्लोमर्स बोलते हैं। ठीक है, एनवेलप कन्फर द केमिकल, एंटीजेनिक एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज, और जनरली जो एनवेलप्स होते हैं उनके अंदर एंटीजेनिक, बायोलॉजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं जो कि प्रॉपर फिनोमिना प्रोवाइड करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक प्रोवाइड करते हैं किसी भी ये है वायरस है उसको। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं वायरल न्यूक्लिक एसिड। जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो या तो डीएनए होता है या आरएनए होता है। ठीक है, लेकिन दोनों हो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, यानी कि न्यूक्लिक एसिड में या तो डीएनए प्रेजेंट होगा या आरएनए, और दोनों ही या तो सिंगल स्ट्रैंडेड होंगे या डबल स्ट्रैंडेड होंगे। और न्यूक्लिक एसिड की लेंथ कोई फिक्स नहीं होती है, ये डिपेंड करता है वायरस टू वायरस पे। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि देखिए मैंने एक ये स्ट्रक्चर यहाँ पे लिया है कि जैसे ये एक वायरस है। ठीक है, उसके अंदर ये न्यूक्लिक एसिड है, ये लिपिड का एनवेलप बनाया हुआ है, उस पे ये स्पाइक प्रोटीन्स है। ठीक है, और ये एनवेलप बाहर की साइड पे है, उसके अंदर आपका कैप्सिड है। कैप्सिड जो होता है प्रोटीन का बना होता है, और जो वेरियोन्स होते हैं यानी कि ये यहाँ पर प्रॉपर जो एंजाइम्स होते हैं पॉलीमरेज के वो एसोसिएटेड होते हैं ताकि न्यूक्लिक एसिड को स्टेबल बना सके। ठीक है, ये स्पाइक प्रोजेक्शन है इसके अंदर। ठीक, तो ये सारी जो चीजें हैं वो हमारे पास क्या है कि ये एक वायरस का नॉर्मल स्ट्रक्चर है। अब हम यहाँ पर इसका मतलब ये है कि वायरस के स्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा कुछ नहीं होता है, सिंपल एक एनवेलप होता है, उसके बाद जो है कैप्सिड होता है और एक न्यूक्लिक एसिड होता है। एनवेलप प्रेजेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं वायरस के रिप्रोडक्शन की या रेप्लिकेशन की। वायरस के रिप्रोडक्शन और रेप्लिकेशन में कुछ बेसिक स्टेप्स होती हैं। जनरली जो वायरस का रिप्रोडक्शन होता है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वायरस इज कॉल्ड द वायरस रेप्लिकेशन, यानी कि वायरस के बढ़ने को वो अपने नंबर जब 1 से 2, 2 से 4 करता है तो उस प्रोसेस को हम वायरल रेप्लिकेशन बोलते हैं। वायरस कंटेन द जेनेटिक इंफॉर्मेशन फॉर द रेप्लिकेशन बट दे लैक द एंजाइम। देखिए, वायरस के पास सारी इंफॉर्मेशन है लेकिन उसके पास कोई एंजाइम सिस्टम नहीं है, इसीलिए उसे एक होस्ट मशीनरी चाहिए जिसमें वो जाके अपने आप को रेप्लिकेट कर सके, अपने आप को डबल कर सके। जनरली वायरस का जो रेप्लिकेशन है वो 6 फेजेस में होता है, जिसके अंदर पहला एड्सॉर्प्शन, उसके बाद अनकोटिंग, उसके बाद जो है सबसे पहले होता है आपका एड्सॉर्प्शन या अटैचमेंट, उसके बाद पेनिट्रेशन, उसके बाद अनकोटिंग, उसके बाद बायोसिंथेसिस, उसके बाद मैचुरेशन, उसके बाद रिलीज। ठीक है, इसके यानी कि सबसे पहले एड्सॉर्प्शन या अटैचमेंट होगा, उसके बाद पेनिट्रेशन होगा, उसके बाद अनकोटिंग होगी, उसके बाद बायोसिंथेसिस होगा, फिर मैचुरेशन एंड रिलीज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो होगा कैसे स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट होता है, जैसे ये डायग्राम में आप देख सकते हो कि कैसे कंप्लीट है, इसको मैं 1 बाय 1 आपको समझाती जाऊंगी। सबसे पहले है यहाँ पर आपका एड्सॉर्प्शन। जो वायरल प्रोटीन है जो कैप्सिड के जो के ऊपर प्रेजेंट है वो स्पेसिफिक होस्ट सेल के रिसेप्टर के साथ इंटरेक्ट करते हैं,
और यहाँ पर वो डिटरमाइन करते हैं कि होस्ट रेंज उनका है या नहीं है। यानी कि अगर प्लांट वायरस है तो वो प्लांट पर अटैक करेगा, सपोज दैट अगर वो एनिमल में चला जाता है तो वहां पर वो रिएक्ट नहीं होगा। ठीक है, वो इस रेंज को ये जो प्रोटीन्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं। उसके बाद पेनिट्रेशन, द प्रोसेस ऑफ अटैचमेंट टू द स्पेसिफिक रिसेप्टर कैन इंड्यूस द कन्फर्मेशनल चेंज इन द वायरल कैप्सिड। अब जब अटैचमेंट प्रॉपरली होने लगता है तो यहाँ पर प्रोटीन्स के अंदर कुछ कन्फर्मेशनल चेंजेस हो जाते हैं और चेंजेस आने लगते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि जो इन द फ्यूजन ऑफ वायरल एंड सेलुलर मेम्ब्रेन, तो वो क्या करेगा कि वो वायरस की सेलुलर जो वायरस है वो होस्ट की मेम्ब्रेन से क्या होने लग जाएगा, जो है फ्यूज होने लग जाएगा। सम डीएनए वायरस कैन आल्सो एंटर द होस्ट सेल थ्रू द रिसेप्टर और मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस, और कुछ जो है इस तरीके के एंडोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू भी, यानी इस तरीके के सेल मेम्ब्रेन ऐसा एक बल्ज बन जाता है और वो भी उस प्रोसेस को अपन एंडोसाइटोसिस बोलते हैं, और उस प्रोसेस के थ्रू ही वो एंटर करता है। अब यहाँ पर जैसे ही ये जो अंदर एंटर करता है, पेनिट्रेट करता है ना, थर्ड प्रोसेस होता है अनकोटिंग। अनकोटिंग के अंदर जो वायरल का कैप्सिड है उसको रिमूव किया जाता है और एंड डिग्रेडेड बाय द वायरल एंजाइम, और ये जो वायरल के एंजाइम है वो उसको हटाते हैं, एंड होस्ट एंजाइम रिलीजिंग द वायरल जीनोमिक न्यूक्लिक एसिड। अब क्या होगा कि यहाँ पर जो वायरल एंजाइम्स है या होस्ट एंजाइम्स है वो ये सारी चीजों को इसको अनकोड करना शुरू करते हैं। अनकोड मतलब उसके कैप्सिड को, उसके एनवेलप को हटाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो फोर्थ प्रोसेस है, दैट इज जो फोर्थ स्टेज है वो है आपका बायोसिंथेसिस। इसके अंदर जो वायरस का न्यूक्लिक एसिड है और कैप्सिड है वो सिंथेसाइज होता है। मोस्ट डीएनए वायरस सिंथेसाइज देयर न्यूक्लिक एसिड इन द होस्ट सेल न्यूक्लियस। जो डीएनए वायरस होते हैं वो अपने न्यूक्लिक एसिड को होस्ट सेल के न्यूक्लियस में जो है सिंथेसाइज कर लेते हैं। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, जैसे पॉक्स वायरस। पॉक्स वायरस एक डीएनए वायरस है, लेकिन उनके सारे कंपोनेंट जो है वो होस्ट सेल के साइटोप्लाज्म में सिंथेसिस होता है। यानी कि अगर डीएनए वायरस है तो उसका डीएनए न्यूक्लियस में, होस्ट के न्यूक्लियस में सिंथेसाइज होगा। लेकिन पोक्स वायरस एक ऐसा वायरस है जो कि सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर जो है वो जितना भी है वो, मतलब कि न्यूक्लियस में ना सिंथेसाइज होके वो सारा मटेरियल सिंथेसाइज होता है साइटोप्लाज्म में। और जो आरएनए वायरस हैं वो सारा सिंथेसाइज करते हैं अपना मटेरियल साइटोप्लाज्म में। लेकिन ऑर्थोमिक्सो वायरस और सम पैरामिक्सो वायरसेस जो होते हैं वो इसके एक्सेप्शन होते हैं। वो अपना सारा मटेरियल किस में सिंथेसाइज करते हैं, वो होस्ट के न्यूक्लियस में सिंथेसाइज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो फोर्थ स्टेप हमारी कंप्लीट हो गई। नाउ कम टू द मैचुरेशन स्टेप। अब क्या हो जाता है कि जैसे जैसे, यानी कि देखिए यहाँ पर अटैचमेंट हुआ, पेनिट्रेशन हुआ, अनकोटिंग हुआ। अब यहाँ पर हमारे पास जो है ट्रांसलेशन हुआ, मतलब कि ये सारी चीज, अब ये चीजें जो है वो बनने लग गई हैं। अब मैचुरेशन होगा, यानी कि द असेंबली ऑफ डॉटर विरियन फॉलोइंग द सिंथेसिस ऑफ वायरल न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। यानी कि अब चीजें बनना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, इट कैन टेक्स प्लेस इन द होस्ट सेल न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। और हमने कहा कि कैसे भी, चाहे न्यूक्लियस में बने चाहे साइटोप्लाज्म में बने, कहीं भी जो है बनेंगी। और अब ये जो चीजें बनी है ये असेंबल होंगी आपस में। ठीक है, यानी कि वायरस के एनवेलप, वायरस का कैप्सिड और न्यूक्लिक एसिड ये आपस में असेंबल होना शुरू हो जाएगा। रिलीजेस, देयर आर द टू मेथड ऑफ द वायरस। अब क्या होगा कि अब वायरस जो है, देखिए यहाँ पर वायरस बिल्कुल रेडी है। यहाँ पर रेप्लिकेशन हो गया है, ट्रांसक्रिप्शन हो गया है, ट्रांसलेशन हो गया, यानी कि डीएनए बन गया है, आरएनए बन गया है, प्रोटीन बन गया है, और यहाँ पर अब ये पूरा असेंबल हो गया है। अब ये रिलीज होने के लिए रेडी है। रिलीज यहाँ पर दो तरीके से होगा, लाइसिस के थ्रू और बडिंग के थ्रू। लाइसिस मतलब कि ये इन्फेक्टेड जो होस्ट सेल है उसको पूरा जो लाइसिस है वो हम कर देते हैं, मतलब कि सेल को पूरा खत्म कर देते हैं, सेल को बस्ट आउट कर देते हैं, देन फिर वायरस बाहर निकलता है। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम साइटोलाइटिक प्रोसेस बोलते हैं। जनरली नॉन एनवेलप वायरस लाइसिस द होस्ट सेल। तो जो नॉन एनवेलप वायरसेस होते हैं वो होस्ट सेल को लाइसिस करते हुए बाहर निकलते हैं। ठीक है, लेकिन जो एनवेलप वायरसेस होते हैं वो बडिंग के थ्रू बाहर आते हैं। बडिंग के थ्रू मतलब कि ये जो होस्ट सेल है, होस्ट सेल में से इस तरीके से एक बल्ज बाहर आता है और वायरस वहां से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो है वायरस यहाँ से बाहर निकलते हैं,
ठीक है। और इस तरीके के वायरस को हम बोलते हैं साइटोपैथिक वायरस। ठीक है। तो जो साइटोपैथिक वायरस होते हैं वो कोई भी इन्फेक्टेड सेल को किल नहीं करते। ठीक है। वो सिर्फ जो है बडिंग के प्रोसेस के थ्रू बाहर आ जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला प्रोसेस हो गया अटैचमेंट, पेनिट्रेशन, अनकोटिंग, उसके बाद जो है यहाँ पर फॉर्मेशन हुए हैं सबके, उसके बाद यहाँ पर मैचुरेशन एंड रिलीज हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं वायरस के क्लासिफिकेशन की। वायरस का जो क्लासिफिकेशन है वैसे वो बहुत टाइप के बेसिस पे है, लेकिन कुछ पर्टिकुलर हैं, जैसे मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे, न्यूक्लिक एसिड के टाइप पे, मोड ऑफ रेप्लिकेशन के टाइप पे, होस्ट के टाइप पे, और किस तरीके का वो डिजीज कर रहे हैं। इसमें से कुछ टॉपिक जो है हम लेंगे और कुछ नहीं भी लेंगे। अगर हमने सारे लिए तो टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है। अब हम यहाँ पर सबसे पहले जेनेटिक मटेरियल के बेसिस पे हम बात करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ठीक है। अब यहाँ पर जैसे डीएनए वायरस है, यानी कि अगर वहां पर जेनेटिक मटेरियल कैसा है, डीएनए वायरस। एग्जाम्पल है जैसे परो वायरस, पेपिलोमा वायरस, हर्पीज वायरस। ठीक है। उसके बाद है दूसरा है आरएनए वायरस। आरएनए जो जेनेटिक मटेरियल, एज ए जेनेटिक मटेरियल अगर आरएनए है तो आरएनए वायरस बोलेंगे। जैसे पोलियो वायरस है, येलो फीवर वायरस है, डेंगू वायरस है, इबोला वायरस है, इस तरीके से। अब किसी के अंदर जो होता है कि डीएनए the DNA tumor virus is called leucovirus, Rouse virus, unusually both DNA and RNA as a genetic material। मतलब कि ये बहुत रेयर केस है कि किसी वायरस के अंदर दोनों ही चीजें प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ इसका एक ल्यूको वायरस और राउस वायरस जो है वो इस तरीके का है कि डीएनए और आरएनए जो है एग्जाम्पल इसके अंदर दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पर एक चीज है कि जो आपके बाल्टीमोर एक बहुत जो साइंटिस्ट थे, बायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने क्लासिफिकेशन दिया था। जनरली ये जेनेटिक मटेरियल के बेसिस पे था। इस हिसाब से इन्होंने करीबन 7 ग्रुप्स डिवाइड किए थे। ठीक है। अब ग्रुप 1 जो है इसके अंदर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होना चाहिए, यानी कि वो वायरस जिनके अंदर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है उसे हम ग्रुप 1 में डालते हैं। हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस जैसे एग्जाम्पल है। ग्रुप 2 इसके अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए लिया जाता है, यानी कि ऐसे वायरसेस जिनके अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है एज ए जेनेटिक मटेरियल। ठीक है। दे कन्वर्ट देयर सिंगल स्ट्रैंडेड जीनोम इनटू द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इंटरमीडिएट बिफोर ट्रांसक्रिप्शन। और जनरली ट्रांसक्रिप्शन से पहले वो अपना सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट कर लेते हैं। ग्रुप 3 जो होता है उसके अंदर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, और जनरली जो होता है उनमें से वो जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है उसमें से स्ट्रैंड सेपरेट हो जाते हैं और केवल एक ही स्ट्रैंड को यूज किया जाता है जो है यहाँ पर प्रोटीन कोड करने में। जैसे एग्जांपल है रोटा वायरस। ग्रुप 2 का एग्जांपल है पर्वो वायरस। ठीक है। ग्रुप 4 के अंदर क्या है, ग्रुप 4 के अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है एज देयर जीनोम विद द पॉजिटिव पोलैरिटी। अब देखिए पॉजिटिव पोलैरिटी मतलब क्या है। पॉजिटिव पोलैरिटी मींस द जीनोमिक आरएनए कैन सर्व डायरेक्टली एज एमआरएनए, यानी कि जो आरएनए है वो सीधे एमआरएनए की तरह बिहेव करेगा। ठीक है। ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ चेंजेस होंगे, वो सीधा का सीधा किसकी तरह बिहेव करेगा, एमआरएनए की तरह। इसका एग्जांपल है पिरकोरोना वायरस। ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारे पास ग्रुप 4 कंप्लीट हो गए हैं। 5th ग्रुप में हम बात कर लेते हैं जो है आपका इसके अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है लेकिन नेगेटिव पोलैरिटी। नेगेटिव पोलैरिटी मतलब कि यहाँ पर जो है मीनिंग दैट देयर सीक्वेंस इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द एमआरएनए, यानी कि एमआरएनए अगर देखिए पॉजिटिव पोलैरिटी है मतलब कि वो ऐसा का ऐसा किसके लिए काम में आ जाएगा, एमआरएनए के काम में आ जाएगा। लेकिन अगर उसके अंदर नेगेटिव पोलैरिटी है मतलब कि वो एमआरएनए का कॉम्प्लीमेंट्री है, यानी कि अभी उससे एक एमआरएनए डेवलप किया जाएगा, देन फिर वहां पर जो है ट्रांसलेशन यानी प्रोटीन सिंथेसिस चालू होगा। समझ में आ रहा है। तो नेगेटिव पोलैरिटी में इसका मतलब ये है कि वो कॉम्प्लीमेंट्री है, अभी उससे एमआरएनए का एक कॉम्प्लीमेंट्री दूसरा सेट बनेगा, तब जाके उससे प्रोटीन सिंथेसिस शुरू होगा। एग्जाम्पल है जैसे रेबीज वायरस और रेब्डो वायरस। उसके बाद है ग्रुप 6। इसके अंदर जो है viruses have deployed 2 copies single stranded RNA genomes that must be converted using enzyme reverse transcriptase। तो इसके अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है और जो है इसके अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए की 2 कॉपीज होती हैं, और फिर यहाँ पर जो है फिर वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए से एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनाया जाता है विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। ठीक है। और फिर यहाँ पर जो है इज देन ट्रांसपोर्टेड टू द न्यूक्लियस ऑफ द होस्ट सेल, और फिर इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को होस्ट सेल के न्यूक्लियस में एंटर करा दिया जाता है। ठीक है। तो ये इसका अच्छा एग्जांपल है एचआईवी वायरस।
ग्रुप 7 जो है इसके अंदर जो वायरसेस हैं हैव पार्शियल डबल स्टैंडर्ड डीएनए जीनोम, इनके अंदर जो है पार्शियल डबल स्टैंडर्ड है डीएनए है, एंड मेक मतलब कि वो डीएनए जो है वो पार्शियल मतलब कि उसके अंदर कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा स्ट्रेंथनिंग नहीं होती है, ठीक है, और उससे हम सिंगल स्टैंडर्ड इंटरमीडिएट आरएनए बनाते हैं और वो एमआरएनए की तरह काम करता है, और जब ऐसा कर देते हैं तो ये वापस से डबल स्टैंडर्ड डीएनए में जो है कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है अदर क्लासिफिकेशन भी है, जैसे यहाँ पर है सबसे पहले कि होस्ट के बेसिस पे, जैसे अगर एनिमल के अंदर जो है एक्ट कर रहे हैं तो एनिमल वायरस जैसे हर्पीज है, पोलियो है, रेबीज है, और अगर प्लांट के अंदर अटैक कर रहे हैं तो प्लांट वायरस है, जैसे आपका पोटैटो वायरस है, कॉलीफ्लावर मोजेक वायरस है। इसके अलावा अगर वो ऐसा वायरस जो कि बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट कर रहा है वो बैक्टीरियोफाज है, जैसे आपका जो है MB11 है, बैक्टीरियोफाज लैम्डा है, ये आपका लैम्डा बैक्टीरियोफाज है, ये सब जो होते हैं वो आपके इसके अच्छे एग्जाम्पल बनते हैं। ना कम की एक और हमारे पास क्लासिफिकेशन का टाइप है एनवेलप के बेसिस पे। एनवेलप के बेसिस पे जो है क्लासिफिकेशन जो है इसके अंदर अगर एनवेलप प्रेजेंट है तो एनवेलप वायरस, और अगर एनवेलप नहीं है तो नॉन एनवेलप्ड वायरस इसको हम बोलते हैं। एनवेलप वायरस में भी अगर डीएनए है तो एनवेलप डीएनए वायरस, और अगर आरएनए है तो एनवेलप आरएनए वायरस, जैसे हर्पीज, पॉक्स, हिपैडना वायरस जो है आपका एनवेलप डीएनए वायरस है, और एनवेलप आरएनए वायरस जैसे टेगा वायरस, कोरोना वायरस। इसके अलावा एनवेलप वायरस, इसके अलावा एक रेट्रो वायरसेस भी होते हैं। रेट्रो वायरसेस जो होते हैं उनके अंदर जो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का यूज होता है। उसके अलावा जो है आपका मतलब एनवेलप वायरस के अंदर ही एक अच्छा एग्जांपल है। नॉन एनवेलप वायरस में जैसे डीएनए है तो पर्वो वायरस है, एडिनो वायरस है, और नॉन एनवेलप में अगर आरएनए कंटेनिंग है तो यहाँ पर जो है नॉन एनवेलप आरएनए वायरस है। उसके बाद जो कैप्सिड के स्ट्रक्चर के बेसिस पे, कैप्सिड के स्ट्रक्चर के बेसिस पे जो है यहाँ पर अगर नेक्ड है यानी कि कैप्सिड अगर नहीं प्रेजेंट है तो नेक्ड है। इसके अंदर सॉरी अगर एनवेलप है, सॉरी अगर एनवेलप नहीं है तो नेक्ड, लेकिन कैप्सिड है और कैप्सिड का स्ट्रक्चर आइकोसोहेड्रल है तो वहां पर नेक्ड आइकोसोहेड्रल, जैसे हेपेटाइटिस ए। एनवेलप्ड है और आइकोसोहेड्रल है, ठीक है, तो जैसे HIV-1। एनवेलप्ड है और हेलिकल है तो जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस। एनवेलप नहीं है यानी नेक्ड है और हेलिकल है तो टोबैको मोज़ेक वायरस। लेकिन अगर जो है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जैसे हर्पीज वायरस, स्मॉल पॉक्स वायरस, ये सारा, ठीक है। अब उसके बाद जो है कल्टीवेशन के वायरसेस के जो मेथड्स हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। वायरस में सबसे पहले जो कल्टीवेशन है वो जनरली हम 3 तरीके से करते हैं: एनिमल इनोकुलेशन, एम्ब्रियोनेटेड एग के अंदर इनोकुलेशन, और सेल कल्चर मेथड, ठीक है। तो इनके अंदर हम बात कर लेते हैं फटाफट से वन बाय वन। सबसे पहले है एनिमल इनोकुलेशन। एनिमल इनोकुलेशन के अंदर हम जो है उन वायरसेस को लेते हैं जो कि एम्ब्रियोनेटेड एग के अंदर कल्टीवेट नहीं किए जा सकते, ठीक है। तो उसको हम जो है उस तरीके के मटेरियल को हम उस तरीके के वायरसेस को हम एनिमल के अंदर डालते हैं। उसके लिए जो एनिमल हम लेते हैं वो हेल्दी होना चाहिए और किसी भी कम्युनिकेबल डिजीज से फ्री होना चाहिए, ठीक है। जनरली जो सक्लिंग माइस है लेस देन 48 आवर्स ओल्ड जो बच्चा है उसको हम जनरली यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि जो सक्लिंग माइसेस होते हैं वो टैगा वायरस और कॉक्सी वायरस के लिए जो है काफी ससेप्टेबल होते हैं, तो इसीलिए उनको इंट्रासेरेब्रल और इंट्रानेजल रूट दिया जाता है। और जनरली वैसे हम जो है इंट्रापेरिटोनियल या सबक्यूटेनियस रूट को प्रेफर करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद जो है इनोकुलेशन के बाद जो है यहाँ पर ये देखा जाता है कि उसको हम प्रॉपर वायरस को मल्टीप्लाई होने देते हैं होस्ट बॉडी में और डिजीज को डेवलप होने देते हैं। उसके बाद उसके साइन सिम्टम्स जो है वो देखते हैं और कितने दिनों में डेथ हुई है ये सारी चीजें देखी जाती हैं। फिर वायरस उस एनिमल टिश्यू से अलग किया जाता है, प्यूरिफाई किया जाता है, देन फिर उसकी प्रॉपर स्टडी की जाती है, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने बताया है कि जैसे ये सेल्स हैं, ये सेल्स जो है यहाँ पर हम यहाँ पर ये इसको सबक्यूटेनियस या इंट्राक्रेनियल इंजेक्शन दिए जा रहे हैं, ठीक है, ये या कोई ट्यूमर प्रोड्यूसिंग वायरस है उस तरीके से इसको किया जा रहा है। अब उसके बाद जो है इनोकुलेशन इन एम्ब्रियोनेटेड एग। अब हम ये देखते हैं कि जो एम्ब्रियोनेटेड एग है उसको सबसे पहले गुड पास्चर एक साइंटिस्ट थे 1931 में, उन्होंने ये कल्टीवेशन सिस्टम शुरू किया था। जनरली एम्ब्रियोनेटेड एग के अंदर कुछ प्रॉपर साइट्स होती हैं
जैसे आपका कोरियोनिक एलेंटोइक मेम्ब्रेन है, एलेंटोइक कैविटी है, एमनियोटिक कैविटी है, योक सैक है, एम्ब्रियोन है, एम्ब्रियो है, ये सारी जो है जगह है जो कि प्रॉपर वायरसेस के लिए जो है ससेप्टेबल होती हैं। जैसे कोरियोनिक एलेंटोइक मेम्ब्रेन जो है, सीएम जो है, वो हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस, पॉक्स वायरस, ये राउस सार्कोमा वायरस के लिए जो है सही जो है जगह है। एमनियोटिक जो है वो इन्फ्लुएंजा और मम्स के लिए सुटेबल जगह है, स्पेस है। योक सेक जो है वो हर्पीस सिम्प्लेक्स के लिए सुटेबल साइट है। एलेंटोइक जो है वो आपका इन्फ्लुएंजा, मम्स, न्यू कैसल डिजीज वायरस और एविना एडिनो वायरस के लिए प्रॉपर साइट्स हैं। तो यहाँ पर मैंने इनके बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिप्शन दिया है। जो कोरियोनिक एलेंटोइक मेम्ब्रेन जो है वो जनरली वो पॉक्स वायरसेस के लिए ग्रो करने में हेल्प करता है, और इंक्यूबेशन के बाद, आफ्टर इंक्यूबेशन एंड, ये इंक्यूबेशन लिखा है, ये आफ्टर इनोकुलेशन आएगा। आफ्टर इनोकुलेशन एंड इंक्यूबेशन कुछ विजिबल लेजन्स यानी कि इस तरीके के चकते हमें दिखाई देते हैं जिन्हें पॉक्स कहते हैं, ठीक है। और वहां पर ट्रीटमेंट उसको ट्रांसपेरेंट सीएम जो सीएम में हमें दिखाई देते हैं। उसके बाद एलेंटोइक कैविटी के अंदर जैसे येलो वायरस है, रेबीज वायरस है, इसमें हमें जो है इनके लिए सही रहता है, प्रॉपर साइट्स होती हैं। उसके बाद जो होती है एमनियोटिक कैविटी, इसके अंदर इन्फ्लुएंजा वायरस, मम्स वायरस, इनके लिए हम जो है ये प्रॉपर साइट्स हैं। इसके अलावा इन यहाँ पर जो वायरसेस का ग्रोथ है वो हम डिटेक्ट करते हैं हीमो एग्लूटिनेशन असेस के थ्रू। इन असेस के बारे में हम नहीं पढ़ेंगे, अदरवाइज लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन ये कुछ असेस हैं जिनके बारे में मैं एक सेपरेट लेक्चर बना दूंगी। अगर आपको लगेगा तो आप मुझे वीडियो में कमेंट में बता दीजिएगा। योग सेक जनरली इंक्लूड होता है जापानीज एंसेफेलाइटिस वायरस के लिए, इसके अलावा जो है वेस्ट नील वायरस के लिए, इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया के लिए भी बहुत सुटेबल है, जैसे क्लेमाइडिया और रेक्टेसी वायरसेस जो होते हैं, बैक्टीरिया जो होते हैं, उनके लिए भी ये काफी अच्छा सुटेबल जगह है। उसके बाद हम थर्ड पॉइंट देख लेते हैं, यानी थर्ड कल्चरिंग जो है, किस तरीके से हम वायरस को कल्चर कर सकते हैं। दैट इज ऑर्गन कल्चर, यानी कि सेल कल्चर या टिश्यू कल्चर भी आप बोल सकते हो। इसके अंदर प्रॉपर है ऑर्गन कल्चर, एक्सप्लांट कल्चर और सेल कल्चर। ऑर्गन कल्चर, इसके अंदर हम स्पेशलाइज पैरासाइट को जो है, यानी कि जैसे कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए पैरासाइट है वो वहीं पे ग्रो करेगा, तो उस तरीके का ऑर्गन हम डिसाइड करते हैं। जैसे ट्रैकियल रिंग जो है, वो ट्रैकियल रिंग का कल्चर किया जाता है कोरोना वायरस को आइसोलेट करने के लिए। इसके अलावा एक्सप्लांट कल्चर जो है, जैसे कोई भी मिन्स्ड टिश्यू, कोई भी टिश्यू है, उसको प्रॉपरली मिन्स करके, मतलब उसको प्रॉपरली उसको ऐसे रप्चर करके और फिर ग्रो किया जाता है, एक्सप्लांट किया जाता है, और उसे प्लाज्मा क्लोट के अंदर एम्बेडेड कर दिया जाता है। प्लाज्मा क्लोट जो होते हैं वो प्रॉपर मीडिया प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो जनरली जो एडिनोइड टिश्यू एक्सप्लांट कल्चर है वो एडिनो वायरसेस के लिए यूज किया जाता है। सेल कल्चर जो होता है वो आइडेंटिफिकेशन जो है जनरली बहुत प्रेफरेबली यूज किया जाता है, मोस्टली यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन एंड कल्चर कल्टीवेशन ऑफ वायरसेस, ठीक है। तो जनरली इसमें सेल कल्चर जो है, सेल को हम इन विट्रो जो है ग्रो कराते हैं और उसको सेल को सुटेबल मीडियम के अंदर हम ग्रो कराते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो सेल कल्चर है उसके अलग अलग टाइप हैं, ठीक है, कि यानी कि सेल कल्चर को किस तरीके से जो है उसके टाइप्स बनते हैं। सबसे पहला है प्राइमरी सेल कल्चर। जो प्राइमरी सेल कल्चर है, इसके अंदर हम एनिमल और ह्यूमन सेल्स को, या कोई भी एनिमल या कोई भी ह्यूमन सेल्स को जो है नॉर्मल सेल्स को डिराइव करते हैं, लेकिन ये है कि ये लिमिटेड टाइम तक के लिए ही जो है इनको हम ग्रो करवा सकते हैं। जैसे मंकी किडनी सेल कल्चर है, ह्यूमन एमनियन सेल कल्चर है। उसके बाद है आपका डिप्लॉयड सेल कल्चर। डिप्लॉयड सेल कल्चर जो है ये आपका इसके अंदर डिप्लॉयड सेल्स को लिया जाता है और जनरली इनको सब कल्चरिंग कर सकते हैं 50-50 टाइम्स, मतलब कि उनको उस तरीके के सेल कल्चर्स को हम बार बार सीरियली ट्रांसफर करके और उसको काफी टाइम तक मेंटेन कर सकते हैं। जैसे ह्यूमन एम्ब्रियोनिक लंग स्ट्रेन जो है, रिसस एम्ब्रियो सेल स्ट्रेन है, इनको हम जो है यूज कर सकते हैं। अब उसके बाद जो है कंटिन्यूस सेल लाइन। कंटिन्यूस सेल लाइन जो है, इसके अंदर हम क्या करते हैं कि कैंसरस सेल्स को डिराइव करते हैं, हालांकि उसकी कार्सिनोजेनिक एक्टिविटीज को खत्म करते हैं, लेकिन उसकी कंटिन्यूसली डिवीजन कैपेसिटी को मेंटेन करके कंटिन्यूस सेल लाइन बनाई जाती है और जनरली इसको काफी टाइम तक, काफी लंबे टाइम तक हम कल्चर कर सकते हैं। लेकिन कैंसर सेल होने की वजह से इनको हम वैक्सीन, जो वायरस की वैक्सीन प्रोडक्शन के लिए यूज नहीं कर सकते, ठीक है। जो हेला सेल कल्चरिंग है, हैप2 हेला एक्चुअली एक पेशेंट का नाम था जिसकी कैंसर सेल्स को आज भी जो है यूज किया जाता है। वेरवेट मंकी किडनी सेल लाइंस जो है, ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये हम यूज करते हैं। अब जो ग्रोथ है वायरस की इन सेल कल्चर्स के अंदर, वो हम अलग अलग तरीके से देखते हैं। हालांकि मैंने अभी इसमें केवल नेम्स को ही इंक्लूड किया है, क्योंकि
जो है नेम्स को ही इंक्लूड किया है, क्योंकि अगर इनके बारे में अगर हम बताने लगे तो बहुत, इसके लिए मैं सेपरेट, अगर आपको लगे तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, इन पे मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। तो जनरली हम कैसे देखते हैं वायरसेस की ग्रोथ के लिए? साइटोपैथिक इफेक्ट देखा जाता है, हीम एड्सॉर्प्शंस के थ्रू देखा जाता है, हेटेरोलोगस इंटरफेरेंस के थ्रू इसकी स्टडी की जाती है, इम्यूनो फ्लोरेसेंस के थ्रू स्टडी की जाती है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स के थ्रू स्टडी की जाती है, ट्रांसफॉर्मेशंस के थ्रू स्टडी की जाती है। तो यानी कि ऐसे बहुत तरीके हैं जिनके थ्रू हम ये स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर जो है आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। कोई भी डाउट कमेंट सेक्शन में पूछिए, अदरवाइज प्लीज प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, गुड बाय।